हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लास्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना फॉर्मूला किस तरीके से आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी होगी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत बार हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और कई बार इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है और बहुत ही सिंपल से ऑर्डर पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक दो पॉइंट्स बताऊंगा हर एक प्रॉपर्टी के बारे में और ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेट करती है। तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया है तो आप बाकी सारी प्रॉपर्टी अपने आप जो है वो ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सही है, एक क्या होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो सबसे पहले हम बात करें स्टेबिलिटी की। ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं? हम स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास में कौन सा फॉर्म होता है, सिस होता है एंड ट्रांस होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जैसे मान लो कि मेरे पास में एक कंपाउंड ये है एंड दूसरा जो कंपाउंड है वो मेरे पास में ये है। तो बताओ ये कौन सा होगा? ये सिस होगा। ये कौन सा होगा? बताओ, ये ट्रांस होगा। अब दोनों में आपको ये पता करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग याद रखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस फॉर्म। क्लियर है? यानी कि सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा आपके पास ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते हो। लेकिन कुछ केसेस होते हैं, ऐसे केसेस जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अगर दो ग्रुप्स ऐसे लगे हों तो वहाँ पे सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम नोट लिख सकते हैं यहाँ पर एक, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, है ना। सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ट्रांसफॉर्म से। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है आपको? इसी तरीके से अगर हम अगला देखें, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन लग रहा है और अट्रैक्शन लगने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ इजीली वो अट्रैक्टेड रहेंगी। अब जब आपने ग्रुप्स को क्या कर दिया है, एक दूसरे के ऑपोजिट कर दिया है, तो वहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो ड्यू टू अट्रैक्शन यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वहाँ उस केस में सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्लस माइनस का इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लो कि आपके पास में ये कंपाउंड है, तो मैंने यहाँ Cl और यहाँ Cl लिख रखा है। मेरे पास में एक कंपाउंड ये है, यहाँ Cl और यहाँ Cl है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है। और ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म। तो इसमें सिस फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? इसी तरीके से हम आगे देखें तो ये हमारे पास में स्टेबिलिटी हो चुकी है कि स्टेबिलिटी में हमने देखा कि सिस फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पास में डाइपोल मोमेंट होता है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एल होता है आपके पास। इससे आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग क्यू इंटू डी भी लिख सकते हो, आप क्यू इंटू एल भी लिख सकते हो। क्यू हो जाएगा चार्ज और एल का मतलब क्या होता है? यहाँ बॉन्ड लेंथ होती है, दो एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ है, दो चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरीके से होता है। और अब अभी अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको कंपैरिजन करना है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ आप डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत ही सिंपल है। मान लो कि आपने कुछ इस तरीके से लिखा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH3, यहाँ CH3। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा, यानी कि ये सिस फॉर्म हो गया
और ये हो गया आपके पास ट्रांसफॉर्म। सही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको पता है कि ये वाला जो कार्बन है, क्या ये sp2 कार्बन है? क्या ये वाला भी sp2 कार्बन है? अगर ये वाला और ये वाला दोनों sp2 कार्बन है और ये वाला sp3 कार्बन है, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो यानी कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? डाइपोल की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, यानी ये भी नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो ये दोनों वेक्टर ओवरऑल ऐड हो जाएंगे और इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा ये है नेट डाइपोल। तो नेट डाइपोल नीचे के डायरेक्शन में होगा। सिमिलर इसी तरीके से अगर आप इसमें देखो तो एक डाइपोल तो इधर आ रहा होगा, दूसरा डाइपोल इधर जा रहा होगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे यानी कि इसमें, तो यहाँ आप लोग बोल सकते हो कि इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? कम होगा। तो मैं अगर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखूंगा तो सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस। क्लियर है? सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बाकी दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम लोग ले सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ CH3 है और यहाँ Cl है। एक एग्जांपल हमने लिखा कुछ इस तरीके से, यहाँ Cl है, ठीक है, यहाँ CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब बताओ इसमें तो एक तो इधर की तरफ जाएगा, सॉरी उल्टा बना दिया, एक जाएगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ आएगा, और इसमें कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो एक तो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसमें भी ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, यानी कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ज़्यादा है। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि इस बार जो है आप लोग देखेंगे कि ट्रांस का जो है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस के कंपैरेटिव ज़्यादा है ना। तो ध्यान रखना, हम ग्रुप्स पर डिपेंड रहेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से इस पर लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे सिमिलर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम लोग क्या करें, इसी के अंदर यहाँ मान लो Cl, यहाँ Cl है, और यहाँ आप लोग चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ आपके पास में Cl है, यहाँ पे आपके पास में Cl है। तो बताओ इसमें ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों वेक्टर, और इसमें ये इस तरफ खींचेगा, इसमें ये इस तरफ खींचेगा। सही है? तो बताओ इन दोनों में अगर आप नेट रिजल्टेंट देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि यहाँ जो है अब की बार डाइपोल कम होगा, तो इस बार सिस का वैल्यू यानी सिस का डाइपोल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस। तो सारा का सारा किस पर डिपेंड करेगा? ग्रुप्स कौन से कनेक्टेड हैं। तो आप लोग इसको रटेंगे नहीं। अब देखो डाइपोल मोमेंट कंप्लीट होने के बाद इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। पहला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, किसको डिस्कस कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, यानी जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिमिलर इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो? सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हो। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है यानी उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा। या ऐसे बोल सकते हो, जिस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बताओ, ज़्यादा होगी। तो ये सेकंड, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला अगर आप देखो तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको ध्यान में देना है कि मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सिस के कंपेरेटिव ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत ही सिंपल, मेल्टिंग पॉइंट में डाइपोल मोमेंट का फैक्टर नहीं लगता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब हम किसी भी क्रिस्टल को मेल्ट कर रहे होते हैं तो क्रिस्टल में आती है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हाई होती है, हाई पैकिंग, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चला जाता है एज कम्पेयर टू सिस। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार आ जाती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस होते हैं कि इससे तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या ही पूछी जाएगी, लेकिन कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने 12th क्लास या फिर 11th क्लास के कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर्स देखे हों तो उनमें फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल से डिस्कस करी हुई होती है और हम ये सोचते भी नहीं कि इनसे क्वेश्चन बनेंगे,
लेकिन कई बार ऑर्डर हमसे पूछ लिए जाते हैं 4 ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारा ये प्रिपरेशन रहना चाहिए। तो ये इतनी हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको 2 कंपाउंड दे करके आपको या तो स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी पूछ सकते हैं, डायपोल मोमेंट पूछ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर स्टेबिलिटी जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी का कि फिजिकल प्रॉपर्टी आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, किस तरीके से ऑर्डर बना सकते हो। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ में रिलेशन में रहेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से सिस एंड ट्रांस में वेरिएशंस आते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये पता चलता है या पता होता है तो आप बहुत सिंपल तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ रट लोगे कि डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा, तो वो आपको फिर एग्जाम्पल्स अगर कुछ डिफ़िकल्ट दे दिए जाएँ तो वहाँ आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो आपको डायपोल पता होना चाहिए कि किस तरीके से डायपोल की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और उसी से अगर आपने अगर डायपोल का आंसर गलत बनाया है तो बॉइलिंग पॉइंट का भी आंसर गलत आएगा, सॉल्युबिलिटी का भी आंसर गलत आएगा। क्लियर है? सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमें व्हाट्सअप है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर आपको चैनल पर मिलेंगे। क्लियर है? तो आज हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था ये। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड हम लोग बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि एक मोल कॉन्सेप्ट की सेपरेट सीरीज लेकर के आएँ, जिसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट यूज आता है। हम उसको एज अ चैप्टर नहीं कंसिडर करेंगे कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट को एक अच्छे लेवल तक पढ़ना चाहता है तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी ये। एक बार ऑप्टिकल थोड़ा अच्छे से कुछ लेक्चर्स निकल जाएं, 4-5 लेक्चर्स, फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके भी लेक्चर्स आपको मिले कंटिन्यू। क्लियर है? एंड आपको हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ आपको एक्स्ट्रा में वीडियोस मिले जो कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर अपलोड होंगे। तो आपके अगर कोई सजेशन हो कि इस पर एक सिंपल सा छोटा वीडियो बनना चाहिए तो आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।